फिल्म की शुरुआत एक फार्म हाउस से होती है जहां एक परिवार छुट्टियां मनाने आया है। हर साल की तरह इस साल भी वे अपने घर से इस फार्म हाउस में आए थे। यहां वे अपने परिवार और दोस्तों को बुलाकर एक पार्टी मनाने वाले थे। साइमन के परिवार में उसकी पत्नी के साथ 3 बेटे थे, 2 जुड़वां और एक बड़ा बेटा जिसका नाम आर्ट था। साइमन की पत्नी पार्टी की तैयारियों में व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसकी बहन अपने पति और बेटी के साथ पहुंच चुकी थी। थोड़ी ही देर में उनके 2 और दोस्त और आखिर में उनका एक और दोस्त जेम्स अपनी पत्नी सोफी के साथ पहुंचते हैं। लेकिन सोफी को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी, जबकि बाकी सब अमीर थे और ऊंचे ओहदों पर थे। यहाँ तक कि उनके बड़े सर्कल में राजसी दोस्त भी थे। जो छोटी बच्ची उनके घर आई थी वो बहुत अजीब थी। जो भी वो कहती वो ही करवाती। अभी भी उसने पुडिंग मांगी जो घर में बनी ही नहीं थी। तो अब उस लड़की का पिता और साइमन पुडिंग लाने बाहर चले जाते हैं। धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यह कोई साधारण पार्टी नहीं है। इस समय बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, बदतमीजी, गाली गलौज, और उनके माता पिता उन्हें कुछ नहीं कहते। यहाँ जब साइमन और उस लड़की का पिता पुडिंग लेकर वापस आते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने वो पुडिंग खरीदी नहीं बल्कि चोरी करके लाई थी। घर में पीने का पानी तक नहीं था और उसके लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था। रात हो जाती है और डिनर का समय आता है। उन्होंने डिनर टेबल को एक क्रिसमस पार्टी की तरह सजाया था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि खाने की मात्रा बहुत कम थी। बस इतना ही खाना था कि हर किसी की थाली में थोड़ा थोड़ा डाला जा सके, और इस बात पर किसी ने कोई झगड़ा भी नहीं किया। जबकि ये लोग बहुत अमीर थे, फिर भी उनके पास ज़रूरी सामान नहीं थे। आखिर इसकी वजह क्या थी? टीवी पर उन्हें क्वीन रानी का भाषण सुनाई देता है जो सभी को अथॉरिटेटिवली शांति बनाए रखने के लिए कह रही होती हैं, लेकिन वह खुद भी एक बंकर में बंद है। इसका मतलब था कि दुनिया किसी बहुत बड़ी तबाही की शिकार हो रही थी और इसी वजह से खाने पीने की चीज़ों की भी कमी थी। वे लोग दुकान का ताला तोड़कर पुडिंग इसलिए लाए थे क्योंकि शहर खाली हो चुके थे। लोग अपने घरों में छिपे हुए थे। उनका डिनर भी सामान्य नहीं था, वह एक विदाई डिनर था। आखिरी बार जश्न मनाने का प्रयास, क्योंकि अब मौत सामने थी। और इसका कारण था एक बहुत ही डरावना काला बादल। इन सभी लोगों के पास भी एग्जिट पिल थी। वे सब मिलकर डिनर के बाद ये गोली खाने वाले थे। लेकिन सोफी इनकार कर देती है क्योंकि वो गर्भवती थी। वो कहती है कि ऐसा करने से वो अपने बच्चे की भी हत्या कर देगी और वो खुद को कातिल नहीं बना सकती। अब साइमन का बेटा आर्ट भी सोफी की ही तरह सोचने लगा था। उसे भी अपनी जान खुद से लेना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लग रहा था। तब वहां मौजूद लोग सोफी को समझाते हैं, देखो सोफी, कोई नहीं बच पा रहा है। हमारे पास कम से कम एक विकल्प तो है, बिना दर्द के मौत का। जो जरूरतमंद थे उन्हें तो ये विकल्प भी नहीं मिला। वो सब तड़प तड़प कर मर गए, कोई भी नहीं बच सका। अब साइमन का बेटा आर्ट भी सोफी की ही तरह सोचने लगा था। उसे भी अपनी जान खुद से लेना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लग रहा था। तब वहां मौजूद लोग सोफी को समझाते हैं, देखो सोफी, कोई नहीं बच पा रहा है। हमारे पास कम से कम एक विकल्प तो है, बिना दर्द के मौत का। जो जरूरतमंद थे उन्हें तो ये विकल्प भी नहीं मिला। वो सब तड़प तड़प कर मर गए, कोई भी नहीं बच सका। सोफी को अपने माता पिता याद आते हैं जो पिछली रात ही मारे गए थे। वो भी गरीब थे और उन्हें भी ये गोलियां नहीं मिल पाईं, इसलिए उन्हें दर्दनाक मौत मिली। यही उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी, इसलिए सबने तय किया कि इसे खुलकर जिएंगे। कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ फिल्म देखते हैं और कुछ अपनी पुरानी यादों को याद करके मुस्कुराते हैं। पता चलता है कि ये फार्म हाउस असल में साइमन की सास का था और पूरा परिवार उनसे आखिरी बार बात कर रहा था। तभी वो बुजुर्ग महिला देखती है कि जहरीला बादल उसके बहुत करीब आ चुका है। वो तुरंत अपनी एग्जिट पिल मुंह में डालती है और सभी के सामने खुद को एक आसान मौत दे देती है। अब आर्ट ये बात समझ नहीं पा रहा था
कि सरकार लोगों को खुद की जान लेने का विकल्प क्यों दे रही है। तब उसके पिता उसे समझाते हैं कि सरकार ने दूसरी जगहों की तबाही देखी है, वहां कोई नहीं बचा, सब भयानक तरीके से मरे। इसी बीच उसकी माँ वहां आ जाती है और आर्ट उसे बताता है कि अब मैंने तय कर लिया है कि ना तो सोफी गोली लेगी और ना ही मैं। ये सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है कि उसका बेटा ऐसा मूर्खतापूर्ण फैसला कैसे ले सकता है। फिर उसकी माँ और पापा उसे बाहर ले जाकर वैन में बिठाते हैं और समझाने लगते हैं, बेटा देखो, मौत तो निश्चित है, तो फिर क्यों उसे दर्द से झेल कर देखा जाए। यहाँ उसके माता पिता उसे बस एक ही रास्ता दिखा रहे थे, मौत का, जबकि आर्ट के दिल में अब भी उम्मीद थी। वह अपने माँ पापा को भी उम्मीद दिलाना चाहता था, लेकिन वे दोनों पूरी तरह से हार मान चुके थे। उन्हें सरकार की बातों पर पूरा विश्वास था। वे आखिरी बार आर्ट को समझाते हैं, हम नहीं चाहते कि हम सब तो आराम से मरें और तू तड़प तड़प कर मरे। जब आर्ट देखता है कि उसके माता पिता किसी भी हाल में उसे मार डालना चाहते हैं, तो वह वैन से भाग जाता है। उसी समय उसके माँ पापा देखते हैं कि अब वह काला बादल और पास आ गया है। थोड़ी दूर भागने के बाद आर्ट को एक कार दिखती है, जहां उसे पता चलता है कि उस कार में पूरा परिवार एग्जिट पिल खाकर मर चुका है, लेकिन एक छोटा बच्चा अब भी जिंदा था। इसके पहले कि आर्ट उस बच्चे को बचा पाए, उसे उस काले बादल से आई गैस की बदबू महसूस होती है। दूर से ये सब साइमन देख रहा था। साइमन तुरंत अपनी नाक ढककर आर्ट के पास आता है और जल्दी से उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है, लेकिन तब तक आर्ट की तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है। सब लोग आर्ट की हालत देखकर समझ जाते हैं कि गैस को सूंघने के बाद शरीर में क्या हो रहा है। अब सभी को ये बात भी समझ में आ जाती है कि वे कुछ ही पलों में दर्दनाक मौत मरने वाले हैं। इससे पहले कि ऐसा हो, वे सभी लोग तय करते हैं कि अब वे एग्जिट पिल लेंगे और अपने अपने कमरों में जाकर अपने परिवार के साथ शांति से मरेंगे। यहाँ साइमन की बहन अपनी सोती हुई दोस्त को भी एग्जिट पिल खिला देती है, लेकिन क्योंकि वो नींद में थी, उसे उल्टी हो जाती है और गोली उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। साइमन के परिवार वाले भी अपनी जान लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने भी ये सोच लिया था कि आर्ट को भी किसी तरह से गोली खिला देंगे, लेकिन तभी वे देखते हैं कि आर्ट पहले ही सबसे भयानक तरीके से मर चुका है। उसकी आंखों, नाक, कान और हर जगह से खून बह रहा था। ये देखकर साइमन और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर वे सभी एक साथ बिस्तर पर लेटते हैं और एक साथ गोली खा लेते हैं। अब आर्ट की हालत देखकर सोफी का मन भी बदलने लगता है। वे भी अब इतनी दर्दनाक मौत नहीं चाहती थी, लेकिन उसके मन में अब भी एक उम्मीद बाकी थी कि शायद वो आर्ट की तरह बच जाए। लेकिन तभी उसका पति उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है। सोफी, अगर तुम ये गोली नहीं लोगी तो मैं भी नहीं लूंगा और फिर मैं भी तुम्हारे साथ दर्दनाक मौत मरूंगा। सोफी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसकी बात मानकर वे भी गोली खा लेती है और थोड़ी ही देर में दोनों की मौत हो जाती है। दूसरे कमरे में उस जिद्दी लड़की की माँ भी उसे जबरन गोली खिला देती है। वे भी गोली खा लेते हैं और वहीं मर जाते हैं। अब वो लड़की जिसने गोली खाकर उल्टी कर दी थी, उसकी दोस्त नहीं चाहती थी कि वो खुद तो आराम से मरे और उसकी दोस्त दर्द सहकर मरे जिसने गोली उगल दी थी। इसलिए वो चुपके से चाकू उठाती है और अपनी दोस्त के पेट में घोंप देती है और उसे वहीं मार देती है। इसके बाद वो खुद भी गोली खाकर अपनी जान दे देती है। इस तरह उस घर में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी मौत मर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो धुएं का बादल भी उनके ऊपर से गुजर जाता है। उस काले धुएं के बादल को छटने में कई घंटे लगते हैं, लेकिन सुबह जब दृश्य दिखाया जाता है तो पता चलता है कि मौसम अब सामान्य हो चुका था। वहां अब बर्फबारी हो रही थी और सभी लोग मर चुके थे, सिवाय एक बच्चे के। और सोफी वो आर्ट था जिसने वो गोली नहीं खाई थी। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो जिंदा हो जाता है। इसका मतलब था कि उसकी बात सही थी। वो कह रहा था कि हो सकता है
कि जैसे ही ये बादल हटे हम ठीक हो जाएं, या फिर कुछ लोग इस जहर से मरे ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और खुद ही अपनी जान ले ली। इस तरह उन्होंने बचने की जो 3-4% उम्मीद थी उसे भी खो दिया। लेकिन आर्ट ने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से वो जिंदा बच गया। और इसी के साथ फिल्म का अंत एक रहस्यमय मोड़ पर होता है।